आमेर है और इस आमेर में किसने शासन किया था? आमेर में किया था कछवा है वंश। कछवा है या इसे ही कहते हैं कछावा वंश भी बोल सकते हैं आप। हाँ, आमेर में किस वंश ने शासन किया था? कछवा है वंश ने। किसने किया था? आमेर में कछवा है वंश ने शासन किया था। और जो ये कछवा है वंश है मित्रों, ये कछवा है वंश है, वो अपने आप को है वो क्या मानते हैं? कछवा है वंश अपने आप को मित्रों सूर्यवंशी मानता है। क्या मानता है? सूर्यवंशी, अर्थात भगवान राम के पुत्र कुश की संतान, भगवान राम के पुत्र कुश की संतान। हाँ बिल्कुल, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज। हाँ बिल्कुल, हाँ तो कछवा वंश है मित्रों, वो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। अर्थात भगवान राम है वो सूर्यवंशी थे, यानी सूर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो था मित्रों इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु नाम का जो शासक था उसकी राजधानी थी अयोध्या। और अयोध्या में ही फिर भगवान राम है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। तो भगवान राम भी क्या थे मित्रों? सूर्यवंशी थे। ठीक है, हाँ। और सूर्यवंशी भगवान राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं अपने आप को। आमेर का जो वंश है कछवा, और इसी कुश की संतान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा मित्रों? कछवा है वंश। क्या पड़ा? कछवा है वंश। 1612 ईस्वी का 1612 ईस्वी का आमेर शिलालेख, 1612 ईस्वी का मित्रों जो आमेर शिलालेख है, हाँ उस आमेर शिलालेख में कछाओं को क्या कहा गया है मित्रों? रघुवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंशी कहा गया है। रघुवंश में इनका जन्म हुआ, भगवान राम से इनका संबंध है वो जोड़ा गया है। तो 1612 ईस्वी के आमेर शिलालेख में कछाओं को रघुवंशी या रघुवंश तिलक भी कह सकते हो आप। रघुवंशी या रघुवंश तिलक है वो 1612 ईस्वी के आमेर शिलालेख में कहा गया है। अब मित्रों जो कछावा वंश है इसका जो आदर्श वाक्य है, कछावा वंश का आदर्श वाक्य क्या है? कछावा वंश का आदर्श वाक्य क्या है मित्रों? यतो धर्म स्तुतो जय। यतो धर्म स्तुतो जय। कछावा वंश का आदर्श वाक्य क्या है मित्रों? यतो धर्म स्तुतो जय। अर्थात जहां पर धर्म है वहीं पर विजय होती है। अर्थात धर्म है वहीं पर विजय होती है। तो धर्म की ही क्या होती है मित्रों? विजय होती है। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों, किस राजवंश का ये आदर्श वाक्य है कि यतो धर्म स्तुतो जय? यतो धर्म स्तुतो जय, ये किस राजवंश का वाक्य है मित्रों? ये कछवावा वंश का आदर्श वाक्य है। ठीक है, इनकी जो ध्वजा है कछवा वंश की, या जो झंडा है वो है पचरंगी। कैसा है? पचरंगी। तो कछवा वंश की ध्वजा कैसी है मित्रों? पचरंगी झंडा इनका। पचरंगी झंडा अर्थात लाल, पीला, नीला, हरा और सफेद रंग का। लाल, पीला, नीला, हरा और सफेद रंग का, ये 5 रंगों का झंडा है। कौन सा है? कछवा वंश का। अब मित्रों हमें आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कछावा वंश है, इस कछावा वंश की नींव किसने रखी थी और कहां पर रखी थी? सबसे पहले कछावा वंश की नींव है किसने और कहां पर रखी थी? हाँ तो देखिए मित्रों, कछावा वंश की नींव डालने वाला था यहां पर दुल्हे राय। इसे ही क्या कहते हैं मित्रों? तेजकरण। कछावा वंश की नींव किसने डाली मित्रों? दुल्हे राय या तेजकरण। दुल्हे राय या तेजकरण। हाँ, ये दुल्हे राय या तेजकरण कौन था मित्रों? ये था नरवर का। और नरवर कहां पड़ता है मित्रों? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो नरवर के राजा सोड सिंह का पुत्र था। हाँ, कछावा वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय या तेजकरण ने। नरवर के राजा सोड सिंह का पुत्र था। और यहां पर इसने स्थापना कब की और कैसे की? तो देखो मित्रों, 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में दोसा में। कहां पर? दोसा में। 1137 ईस्वी में दोसा में इसने स्थापना की। और दोसा में यहाँ पर 2 वंश थे मित्रों।
दोसा में दो वंश कौन से थे? एक तो थे यहाँ पर चौहान, कौन थे मित्रों? चौहान, और दूसरे थे बड़गुर्जर। अब देखिए मित्रों, दोसा में दो राजवंश शासन कर रहे थे, एक तो चौहान राजवंश और दूसरे कौन थे? बड़गुर्जर। अब यहाँ पर चौहान और बड़गुर्जर, हाँ, चौहान और बड़गुर्जर मित्रों आपस में क्या है? आपस में इनमें विरोध चल रहा था। चौहानों और बड़गुजरों के मध्य आपस में विरोध चल रहा था। और उस समय मित्रों जो चौहान है, यहाँ पर चौहान शासक था रालपसी। कौन था? चौहान शासक था रालपसी। और इस रालपसी की पुत्री थी, रालपसी की पुत्री थी सुजान कंवर। कौन थी? सुजान कंवर। चौहान शासक रालपसी की पुत्री थी सुजान कंवर। और इस सुजान कंवर का विवाह किसके साथ हुआ? सुजान कंवर का विवाह मित्रों दुल्हे राय के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? नरवर के राजा सोड सिंह के पुत्र दुल्हे राय के साथ किसका विवाह हुआ मित्रों? इस सुजान कंवर का। और सुजान कंवर किसकी पुत्री थी? चौहान शासक रालपसी की। अर्थात अब चौहान है मित्रों वहां पर क्या हो गए? मजबूत हो गए। चौहान मजबूत कैसे हो गए? चौहानों ने यहाँ पर है दुल्हे राय से रिश्ता कर दिया था। दुल्हे राय को अपनी पुत्री सुजान कंवर की है शादी कर दी दुल्हे राय के साथ। अब मित्रों यहाँ पर हाँ पहले से ही इन दोनों में है वो लड़ाई चल रही थी। किसमें? चौहानों में और बड़गुजरों में आपस में विवाद चल रहा था। अब यहाँ पर चौहान किसको आमंत्रित करते हैं? चौहान मित्रों है आमंत्रित करते हैं यहाँ पर अपने दामाद, कौन था इनका? दुल्हे राय। तो चौहान अपने दामाद दुल्हे राय को आमंत्रित करते हैं कहां पर? दोसा में, अपनी तरफ से लड़ने के लिए। तो फिर ये दुल्हे राय और चौहान मिलकर, दोनों मिलकर किसे हराते हैं मित्रों? बड़गुजरों को हराते हैं। किसे हराते हैं? बड़गुजरों को। तो चौहानों का साथ देता है दुल्हे राय, और दुल्हे राय के सहयोग से मित्रों कौन हार जाते हैं? बड़गुर्जर यहाँ पर क्या होते हैं? हार जाते हैं। और इन्हीं गुर्जरों को हराकर दोसा में, यानी दोसा को कछावा वंश की प्रथम राजधानी बनता है। दोसा को कछावा वंश की प्रथम राजधानी कौन बनता है मित्रों? यही आपका दुल्हे राय। दुल्हे राय है वो कछावा वंश की प्रथम राजधानी। इंपोर्टेंट है मित्रों, कछावा वंश की प्रथम राजधानी आमेर नहीं थी, ध्यान रखना। कछावा वंश की प्रथम राजधानी क्या थी मित्रों? दोसा। और दोसा में बड़गुजरों को हराकर इसने यहाँ पर है दोसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी दुल्हे राय ने। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मित्रों दुल्हे राय ने रामगढ़, जिसे वर्तमान में जमुआ रामगढ़ कहते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं? जमुआ रामगढ़। वर्तमान में क्या कहते हैं मित्रों? जमुआ रामगढ़। रामगढ़ जिसे वर्तमान में जमुआ रामगढ़ कहते हैं, इस जमुआ रामगढ़ में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया दुल्हे राय ने। जमुआ रामगढ़ में अपनी कुलदेवी, और इसकी कुलदेवी कौन सी थी मित्रों? इसकी कुलदेवी कौन सी थी? दुल्हे राय की कुलदेवी जमुआई माता। कौन सी थी? जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर बनाया। अर्थात आपसे पूछ ले कछवावा वंश की कुलदेवी, कछवावा वंश की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? या कछावा वंश भी बोल सकते हो आप। कछावा वंश की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? वो है जमुआई माता। इसके अलावा कछावा वंश की इष्ट देवी कौन सी है? कछावा वंश की इष्ट देवी मैंने बताया था आपको, हाँ, कौन सी है? शिला माता। कौन सी है मित्रों? शिला माता है। एक बार वापस रिपीट कीजिए, जो मित्र अभी जुड़े हैं, एक बार वापस जितना पढ़ा है उसको वापस रिपीट कीजिए। कछवावा वंश बढ़ रहे मित्रों, आमेर में शासन किया था कछवावा वंश ने। ठीक है, कछवावा वंश क्या थे मित्रों? सूर्यवंशी थे, सूर्य की संतान, भगवान राम के पुत्र कुश की संतान थे। ठीक है, 1612 ईस्वी के आमेर शिलालेख में कछाओं को क्या कहा गया है मित्रों? रघुवंशी, रघुवंश तिलक कहा गया है। कछावा वंश का आदर्श वाक्य क्या है मित्रों? कछावा वंश का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्म स्तुतो जय। जहां पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है। ठीक है, अर्थात धर्म की विजय होती है। कछावा वंश का जो झंडा वो कैसा होता है? पंचरंगी होता है, लाल, पीला, नीला, हरा और सफेद। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनको कुशवाहा बोलते हैं। आलिया जी देवव्रत इनको कुशवाहा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में कछावा वंश की नींव किसने डाली थी? कछावा वंश की नींव किसने डाली थी मित्रों? तो वो था दुल्हे राय या तेजकरण। कहाँ का था ये? नरवर के राजा सोड सिंह का पुत्र था। और ये तेजकरण 1137 में दोसा में आता है। दोसा में चौहान और बड़गुजरों का युद्ध हो रहा था, और चौहान शासक रालपसी ने अपनी पुत्री सुजान कंवर का विवाह इस दुल्हे राय के साथ किया। तो इस दुल्हे राय ने फिर बड़गुजरों को हराया, और दोसा में 1137 में दोसा को कछवावा वंश की प्रथम
दोसा को कच्छावा वंश की प्रथम राजधानी बनाया। किसने? धुले राय ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में धुले राय ने जमवा रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कच्छावा वंश की कुलदेवी कहलाती है। इसके अलावा कच्छावा वंश की इष्ट देवी ध्यान रखने आपको, वो है शीला माता। लीजिए मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट। बारिश बहुत तेज हो रही है आज, आपकी भी हो रही है क्या? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, अरुण जी गौतम में वो क्लास क्यों नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, तो मुझे भी पता नहीं है। आप वहां से क्लियर कीजिए, जहाँ पर आप मैनेजमेंट है उनको कॉल करके पूछिए। मुझे नहीं पता किसकी क्लास क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट आता है, देखो कोकिल देव। हाँ हाँ हाँ, कोकिल देव। कोकिल देव मित्रों किसका पुत्र था? ये धुले राय का पुत्र। धुले राय का पुत्र। धुले राय का पुत्र कौन था मित्रों? कोकिल देव। हाँ, धुले राय का पुत्र कौन था मित्रों? हाँ, कोकिल देव। और इस कोकिल देव ने मित्रों 1207 ईस्वी में, कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर में मीणाओं को हराकर, आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को कच्छावा वंश की जो राजधानी बनाया था, या कच्छावा वंश की दूसरी राजधानी बनाया। तो इसने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हराकर, आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला कच्छावा शासक कौन था? आमेर को राजधानी बनाने वाला कच्छावा शासक कौन था? आमेर को राजधानी बनाने वाला कच्छावा शासक मित्रों था आपका कोकिल देव। कौन था मित्रों? कोकिल देव। मीणाओं को इसने 1207 में हराया था। और इसके पिता कौन थे? धुले राय। धुले राय भी मित्रों 1170 ईस्वी में मीणाओं के साथ युद्ध करते हुए भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब मित्रों इसने यहाँ पर मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। और ये आमेर है वो कच्छावा वंश की राजधानी कब तक रहेगी? जयपुर निर्माण तक। कब तक रहेगी? जब तक 1727 तक, जब तक 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण होगा, जयपुर का निर्माण होगा, तब तक कच्छावा वंश की राजधानी क्या रहेगी मित्रों? आमेर। जयपुर के निर्माण तक कच्छावा वंश की राजधानी क्या रहेगी? आमेर। और इसी ने, कोकिल देव ने ही आमेर में मित्रों एक मंदिर भी बनाया था, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा बनाया? अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया मित्रों? कोकिल देव ने करवाया। तो ये आपका कोकिल देव है जो धुले राय का पुत्र था। इसने 1207 में आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया, जो जयपुर निर्माण तक आमेर की राजधानी रही। और आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखिए मित्रों, कालांतर में देखो इसके बाद में कई शासक बनते हैं कोकिल देव के। हाँ हाँ, कोकिल देव के पश्चात है वो कई शासक बनते हैं, अयोग्य शासक। लेकिन उसके बाद में एक शासक आता है तो पृथ्वीराज कच्छावा। अब शासक कौन बनता है मित्रों? पृथ्वीराज कच्छावा। और जयपुर की ख्यातों के अनुसार ये 1503 ईस्वी में शासक बना। कब बना?
1503 ईस्वी में। जयपुर की ख्यातों के अनुसार ये 1503 ईस्वी में है, वो है आमेर का शासक बनता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों, जो पृथ्वीराज कच्छावा, इसके संदर्भ में आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? हाँ, 3 फैक्ट याद रखने हैं। हाँ, देखिए जो पृथ्वीराज है, एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से आमेर के किस शासक ने भाग लिया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से आमेर के किस शासक ने भाग लिया और वह वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो वो था मित्रों, आमेर का राजा था पृथ्वीराज कच्छावा। तो खानवा युद्ध कब हुआ था मित्रों? 1527 में। आगे जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें खानवा युद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होने वाला आमेर का शासक कौन था? बिल्कुल 17 मार्च राजेंद्र जी सैन 1527 को युद्ध हुआ था खानवा का। उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला जो आमेर का शासक था, वह कौन था मित्रों? पृथ्वीराज कच्छावा। ठीक है मित्रों, पृथ्वीराज कच्छावा के समय ही मैंने आपको जब संत एवं संप्रदाय पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने आपको, रामानंद जी का शिष्य था कृष्णदास पयोहरी। रामानंद जी का शिष्य कौन था? कृष्णदास पयोहरी। इस कृष्णदास पयोहरी ने इसी पृथ्वीराज कच्छावा के समय ही जयपुर के गलता में रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की थी। तो इसी पृथ्वीराज कच्छावा के समय रामानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयोहरी ने गलता जयपुर में रामानंद संप्रदाय की या रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। हाँ, तो कृष्णदास पयोहरी ने रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना किस आमेर के शासक के समय की थी? वो थे पृथ्वीराज कच्छावा। याद रह जाएगा। चलिए आगे। जो पृथ्वीराज कच्छावा है मित्रों, इसके 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। पृथ्वीराज कच्छावा के कुल 12 पुत्र थे। इसलिए इसने समझा कि मेरे 12 पुत्र हैं और इनमें उत्तराधिकार को लेकर क्या होगा? इनमें विवाद होगा। इसलिए इस पृथ्वीराज कच्छावा ने अपने 12 पुत्रों में है आमेर रियासत को बांट दिया और 12 पुत्रों में बांटने के कारण आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथ्वीराज कच्छावा ने अपने 12 पुत्रों में आमेर रियासत को बांट दिया, जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ मित्रों, पृथ्वीराज कच्छावा ने 12 पुत्र थे इसके और 12 पुत्रों में उत्तराधिकार विवाद से डरकर इसने क्या किया? अपने 12 पुत्रों को है ये आमेर रियासत बांट दी और इसलिए आमेर रियासत इसके काल में क्या कहलाई मित्रों? 12 कोटड़ी। क्या कहलाई मित्रों? 12 कोटड़ी कहलाई। अब मित्रों, पृथ्वीराज कच्छावा की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था बालाबाई। कौन थी मित्रों? बालाबाई। पृथ्वीराज कच्छावा की पत्नी थी बालाबाई। हाँ, जो लोणकर्ण की बेटी थी, बीकानेर वाले की। हाँ, अब मित्रों जो बालाबाई है, इस बालाबाई ने क्या किया कि पृथ्वीराज का एक छोटा पुत्र था पूर्णमल को शासक बना दिया। पृथ्वीराज के छोटे पुत्र पूर्णमल को शासक बना दिया
तो पृथ्वीराज का जो बड़ा पुत्र था भीमदेव, वह भीमदेव नाराज हो गया और भीमदेव नाराज होकर पूर्णमल को 1533 ईस्वी में गद्दी से उठा देता है या गद्दी से उतार देता है। इसके बाद में भीमदेव की भी मृत्यु हो जाती है और भीमदेव की मृत्यु के पश्चात मित्रों, भीमदेव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था रतन सिंह कच्छावा। कौन था? रतन सिंह कच्छावा। ये बनता है मित्रों 1536 में शासक। रतन सिंह कच्छावा कौन था मित्रों? ये था भीमदेव का पुत्र था। हाँ, भीमदेव का पुत्र था। 1536 में शासक बनता है। अब मित्रों जो रतन सिंह कच्छावा, इसके संदर्भ में एक प्रश्न याद रखना है। हाँ, एक प्रश्न याद ये रखना है कि ये राजपूताने का प्रथम शासक था। राजपूताने का प्रथम शासक था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, यानी ये विलासी प्रवृत्ति का शासक था। कैसा था ये? विलासी प्रवृत्ति का शासक था। आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था पूरे दिन मदिरा में और राजपाट से इसको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसा शासक जिसने शेरशाह सूरी की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की, वह कौन था मित्रों? रतन सिंह कच्छावा था। हाँ ठीक है मित्रों। अब मित्रों रतन सिंह कच्छावा है, इसका छोटा भाई था आसकरण। कौन था मित्रों? आसकरण। हाँ बिल्कुल, उदय सिंह ने भी की थी, वो मेवाड़ में की थी। ठीक है, आसकरण। रतन सिंह का छोटा भाई कौन था मित्रों? पुत्र कौन था? आसकरण। रतन सिंह का पुत्र का नाम था मित्रों आसकरण। कौन था मित्रों? आसकरण इनका पुत्र था। अब रतन सिंह का चाचा था मित्रों भारमल। भारमल ने आसकरण को क्या है, रतन सिंह के विरुद्ध भड़का दिया। कहा कि मैं आपको शासक बना दूंगा, आप अपने पिताजी को है वो गद्दी से उठा दो। तो भारमल के कहने पर जो रतन सिंह कच्छावा है, उस रतन सिंह कच्छावा के पुत्र है कौन थे मित्रों? आसकरण ने रतन सिंह को गद्दी से उठा दिया और खुद शासक बन गया। फिर भारमल ने क्या किया मित्रों की रतन सिंह कच्छावा का जो पुत्र था आसकरण, उस आसकरण को गद्दी से उठाकर और भारमल शासक बन गया। भारमल के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो एक बार वापस देखिए, कोकिलदेव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से देखिए पृथ्वीराज कच्छावा से, जो जयपुर की ख्यातों के अनुसार 1503 में शासक बना था। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीर गद्दी को प्राप्त होने वाला आमेर का शासक था पृथ्वीराज कच्छावा। हाँ ठीक है। उसके बाद में कृष्णदास पयोहरि ने पृथ्वीराज कच्छावा के समय गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की थी जयपुर में। पृथ्वीराज कच्छावा ने अपने 12 पुत्रों में आमेर रियासत को बांटा था, जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद में एक शासक आता रतन सिंह कच्छावा, जो विलासी प्रवृत्ति का शासक था, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इसके बाद में रतन सिंह को गद्दी से उठा दिया आसकरण ने, और आसकरण को फिर गद्दी से किसने उतार दिया? गद्दी से उठा दिया भारमल ने। अब शासक बनेगा वृद्धावस्था में कौन मित्रों? भारमल शासक बनेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ अच्छा, बड़ा लिखेगा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, बड़ा लिख देंगे। चले बड़ा लिख देंगे फिर की बात। भारमल, हाँ, या बिहारी मल भी कह सकते हो। हाँ ठीक है। भारमल देखिए मित्रों, जिसका कार्यकाल 1547 से 1573 ईस्वी तक, 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक किसका शासन था मित्रों? हाँ भारमल का। अब भी नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, तो भारमल ने मित्रों वृद्धावस्था में गद्दी प्राप्त की थी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी भारमल की, और उस समय भारमल ने आसकरण को गद्दी से हटाकर, आसकरण को गद्दी से हटाकर, आसकरण को गद्दी से हटाकर
50 वर्ष की उम्र में आस्करण को गद्दी से हटाकर 50 वर्ष की उम्र में शासक बना। आस्करण को गद्दी से हटाकर 50 वर्ष की उम्र में शासक कौन बना मित्रों? वो था आपका भारमल। ठीक है, और भारमल के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारमल के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजपुताने का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। राजपुताने का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वह कौन था? भारमल। तो राजपुताने का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपुताने का प्रथम शासक कौन था मित्रों? वो था भारमल। और आपको पता है कि ये भारमल के समय मुगल बादशाह कौन था मित्रों? मुगल बादशाह कौन था मित्रों? मुगल बादशाह उस समय कौन था? अकबर। कौन था मित्रों? अकबर। और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने। इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है, कई इतिहासकार इसको सही भी मानते हैं, क्योंकि भारमल ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार की तो इसके पीछे कारण ये था कि एक तो ये आस्करण जो आस्करण को गद्दी से हटा दिया था भारमल ने, तो भारमल के पास कोई चारा नहीं था। एक जो पूर्णमल है, पूर्णमल की हत्या हुई थी, भीमदेव ने मारा था पूर्णमल को, तो पूर्णमल का पुत्र था सुजा, वह पूर्णमल का पुत्र था सुजा, वह भी गद्दी को प्राप्त करने के लिए गद्दी को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि अकबर के अधिकारी के पास है वो शरण में चला गया था। तो इसके विरोधी हो गए थे, आस्करण हो गया था, उधर पूर्णमल का पुत्र सुजा हो गया था। इसलिए भारमल ने सोचा कि क्यों न मैं पहले ही इसकी अधीनता स्वीकार कर लूं अकबर की, ताकि मुझे इनका है सामना करना नहीं पड़े। ठीक है, तो इसलिए इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और अकबर और इस भारमल की मित्रों जो प्रथम मुलाकात होती है, अकबर और भारमल की मित्रों जो प्रथम मुलाकात होती है वो होती है दिसंबर 1556 में। कब होती है मित्रों? दिसंबर 1556 में दिल्ली में होती है मित्रों, मजनू खां के सहयोग से। जब एक बार दिल्ली गया हुआ था ये भारमल, और भारमल के सहयोग से मजनू खां ने ऐसे मिलाया था अकबर से। और उस समय अकबर के पास कोई कहते हैं कि हाथी था, वह हाथी अनियंत्रित हो गया था, अनकंट्रोल हो गया था। तब कहते हैं इस भारमल ने अपनी वीरता दिखाई और उस अनकंट्रोल हुए हाथी को नियंत्रण में लिया था। तब अकबर है इसकी वीरता से प्रभावित भी हुआ था। तो इसकी अकबर से प्रथम मुलाकात, अकबर से प्रथम मुलाकात, भारमल की अकबर से प्रथम मुलाकात हुई मित्रों दिसंबर 1556। भारमल की अकबर से प्रथम मुलाकात कब हुई मित्रों? दिसंबर 1556 में। किसकी सहायता से? मजनू खां की सहायता से, मजनू खां की सहायता से, मजनू खां की सहायता से। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अकबर से इस भारमल की दूसरी मुलाकात होती है मित्रों 20 जनवरी 1562 को, जब अकबर है मित्रों ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत के लिए जा रहा था। अकबर है ख्वाजा साहब अजमेर में है जो ख्वाजा साहब की दरगाह, वहां पर जियारत करने के लिए जा रहा था। तो उस समय सांगानेर बीच में आता है, और सांगानेर में है इसकी मेहमानबाजी की अकबर की, किसने? भारमल ने। और भारमल और अकबर की जो दूसरी मुलाकात होती है वो 20 जनवरी 1562 में होती है, वो होती है चंगताई के सहयोग से। तो अकबर से दूसरी मुलाकात, अकबर से दूसरी मुलाकात कब होती है मित्रों? 20 जनवरी 1562। कहां पर होती है मित्रों? सांगानेर में। कहां पर होती है? सांगानेर में। और पहली मुलाकात कहां पर हुई थी? दिल्ली में। पहली कहां पर हुई थी? दिल्ली में। और दूसरी कहां पर हुई? सांगानेर। कहां पड़ता है? जयपुर में। कहां पर होता है? जयपुर में। किसके सहयोग से हुई थी? चंगताई खां के सहयोग से, चंगताई खां के सहयोग से।
चंगताई खां के सहयोग से दूसरी मुलाकातें हुई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों इस मुलाकात के कुछ दिनों पश्चात ही भारमल के साथ जो भारमल है वो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध तय करता है, अर्थात अपनी पुत्री, भारमल की पुत्री कौन थी मित्रों? हरकाबाई। हाँ, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह है इसने अकबर से किया था 6 फरवरी 1562 को सांबर में किया था, और सांबर में यह विवाह है वो पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह, हरकाबाई का विवाह अकबर से, अकबर के साथ कब हुआ मित्रों ये विवाह? ये विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 को। कहां पर हुआ था? सांबर में। कहां पर हुआ था मित्रों? सांबर में हुआ था। ध्यान में रखना मित्रों, यह विवाह है वो पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज में हुआ था। इतिहास में इसे जोधाबाई भी इसे कहते हैं। बीकानेर के अभिलेख में मित्रों इस हरकाबाई का नाम आपको योद्धाबाई मिलता है। क्या मिलता है? योद्धाबाई। और इसी हरकाबाई की संतान क्या थी मित्रों? इसी हरकाबाई से किसका जन्म हुआ था? हरकाबाई से सलीम का जन्म हुआ था। सलीम किसे कहते हैं मित्रों? जहांगीर को। किसे कहते हैं? जहांगीर को। तो हरकाबाई से सलीम का जन्म हुआ था। तो हरकाबाई और अकबर की संतान कौन थी मित्रों? जहांगीर थी। कौन थी मित्रों? जहांगीर थी। अब मित्रों जो अकबर है, अकबर ने विवाह के पश्चात जो हरकाबाई है, इस हरकाबाई को उपाधि दी थी। अकबर ने हरकाबाई की उपाधि दी थी। इस हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी? हरकाबाई की उपाधि क्या थी मित्रों? इसकी उपाधि थी मरियम उजमानी। मरियम उजमानी। तो अकबर ने हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी मित्रों? मरियम उजमानी। कौन सी दी मित्रों? मरियम उजमानी की उपाधि दी थी। अब मित्रों अकबर ने भारमल है, इस भारमल को भी यहाँ पर उपाधि दी। भारमल को कौन सी उपाधि दी? विवाह के पश्चात भारमल को अकबर ने उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? 2 उपाधि थी। एक तो देखो अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। दूसरी उपाधि थी राजा की उपाधि। कौन सी थी? राजा की उपाधि। भारमल को अकबर ने किसकी उपाधि दी मित्रों? एक तो अमीर उल उमरा की, और एक दूसरी कौन सी थी? राजा की उपाधि। इसके साथ ही अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदारी दी। मनसबदारी, मनसबदारी क्या होती है मित्रों? यह एक सैनिक रैंक होती है। एक मुगल काल के शासकों के द्वारा, मुगल काल में शासकों द्वारा एक सैनिक रैंक प्रदान की जाती थी, जिसके द्वारा है किसी शासक का है वो कद तय होता था कि उसका कद कितना ऊंचा है। तो इसके द्वारा अकबर के द्वारा मित्रों इसे 5000 की मनसबदारी दी। और राजपुताने का प्रथम शासक था, ये राजपुताने का प्रथम शासक था जिससे मुगलों के द्वारा है वो 5000 की मनसबदारी प्राप्त हुई। मुगलों के द्वारा 5000 की मनसबदारी प्राप्त हुई। वह कौन था मित्रों? वह भारमल था। कौन था मित्रों? भारमल। अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया था मित्रों, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। कब लगाया था नागौर दरबार? ये नवंबर 1570 में। कई जगह आता है 3 नवंबर भी आता है। नवंबर 1570 में नागौर दरबार किसके सहयोग से लगाया? भारमल के सहयोग से। अकबर ने जो नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगाया था वह भारमल के सहयोग से लगाया। किसके सहयोग से लगाया मित्रों? भारमल के सहयोग से ही लगाया था। इसके अलावा मित्रों जो भारमल है, इससे भारमल ने मित्रों अपना पुत्र था इसका भगवंत दास, और इसका एक पोता था मान सिंह। भगवंत दास और अपने पोते मान सिंह, हाँ मान सिंह दोनों को है, हाँ मान सिंह दोनों को है कहां पर भेजा था? अकबर की शरण में भेजा था। ठीक है मित्रों। हाँ, तो ये देखिए मित्रों एक बार वापस देखिए, पूरा का पूरा है जो भारमल है इसका हमने अध्ययन किया है। 1547 से 73 ईस्वी तक कौन शासक था मित्रों? भारमल। आज कर्ण को गद्दी से उठाकर 50 वर्ष की उम्र में यह शासक बना था। राजपुताने का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वह कौन था मित्रों? वह भारमल। अकबर से इसकी प्रथम मुलाकात दिसंबर 1556 में दिल्ली में मजनू खां के सहयोग से हुई थी, और अकबर से दूसरी मुलाकात 20 जनवरी 1562 को हुई थी मित्रों चंगताई खां के सहयोग से सांगानेर में।
इसने अपनी पुत्री, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, इसका विवाह अकबर के साथ पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के साथ है कहां पर किया था, सांबर में 6 फरवरी 1562 को किया था। इसी हरकाबाई और अकबर की संतान थी सलीम या जहांगीर, और इस हरकाबाई को अकबर ने मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी तथा भारमल को अमीर उल उमरा की और राजा की उपाधि दी तथा भारमल को 5000 की मनसबदारी दी। और इस प्रकार राजपुताने का इस प्रकार राजपुताने का प्रथम शासक जिसे 5000 की मनसबदारी मिली वह कौन था मित्रों, वह था भारमल। भारमल के सहयोग से ही अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था नवंबर 1570 में, और भारमल ने अपने पुत्र और पौत्र दोनों को है अकबर की सेवा में भेजा था। तो लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ज्यादा नहीं, बस मित्रों एक पढ़ेंगे आपके भगवंत दास और पढ़ेंगे बस, उसके बाद में मान सिंह के बारे में कल ही पढ़ेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ इतिहास कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपके 1 घंटे का गैप भी रहता है बीच में, 12 बजे से 1 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद में 1 घंटे आपके पास गैप भी है। वापस आप यहाँ पर आमेर के इतिहास में जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीछे वाली क्लास में भी लगभग स्टूडेंट शामिल थे और इस क्लास में भी आमेर के इतिहास में भी बिल्कुल अपना सहयोग दे रखा है। हाँ प्रश्नोत्तरी पंकज गिरी जी अभी एक बार नहीं होगी, इस मंथ में प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। अभी 2 क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की चलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ में यही प्लानिंग है कि जो हिस्ट्री है उसकी सारी प्रश्नोत्तरी की जाए, प्रश्नोत्तरी होगी नेक्स्ट मंथ में। अभी इसमें 1 मंथ में आपकी दिल्ली की 2 क्लास है, वो इतिहास की रहेगी 1-1 घंटे की, 12 से 1 और फिर 2 है ना। हाँ ठीक है। अब देखो मित्रों भगवंत दास या इसे भगवान दास विषय कहते हैं। 1573 से 89 ईस्वी तक, 1573 ईस्वी से 89 ईस्वी तक। हाँ क्या हुआ गोदारा जी, 1573 ईस्वी से 89 ईस्वी तक शासन कौन करता है मित्रों, भगवंत दास। ठीक है मित्रों, भगवंत दास की पुत्री थी मित्रों मानबाई। भगवंत दास की पुत्री मानबाई थी और मानबाई का विवाह है मित्रों वो किसके साथ हुआ था, वो जहांगीर या सलीम के साथ हुआ था। तो भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम, जिसे क्या कहते हैं मित्रों जहांगीर। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ किया। अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ है भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया। और मित्रों जो ये मानबाई है, इस मानबाई को मुगल दरबार में क्या कहते थे, मानबाई को मुगल दरबार में क्या कहते थे मित्रों, तो मुगल दरबार में मित्रों मानबाई को मित्रों है साहेब बेगम कहते थे। क्या कहते थे, साहेब बेगम। हाँ मानबाई को मित्रों मुगल दरबार में क्या कहते थे मित्रों, साहेब बेगम। क्या कहते थे, साहेब बेगम। जबकि ये जो जहांगीर या सलीम है, जहांगीर इसे प्यार से क्या कहता था, जहांगीर इसे प्यार से सुल्तान निसा कहता था, सुल्तान निसा। जहांगीर है वो मानबाई को क्या कहता था मित्रों, प्यार से सुल्तान निसा। हाँ मन भाव थे, बिल्कुल एक ही बात है। जहांगीर इसे प्यार से सुल्तान निसा कहता था, मुगल दरबार में इसे क्या कहते थे मित्रों, इसे ही साहेब बेगम कहते थे। अब मित्रों इनकी संतान
मान भाई और जहांगीर की संतान कौन थी? मान भाई और जहांगीर की संतान कौन थी मित्रों? खुसरो। कौन थी मित्रों? खुसरो। हाँ, मान भाई और जहांगीर की संतान हुई थी मित्रों खुसरो। हाँ, खुसरो है वो मान भाई और जहांगीर की संतान थी। हाँ, मान भाई और जहांगीर की संतान थी मित्रों खुसरो। हाँ, अब इस खुसरो ने मित्रों क्या किया? खुसरो ने शासक बनने के लिए, खुसरो ने शासक बनने के लिए जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जो जहांगीर का पुत्र था, मानबाई का पुत्र था खुसरो, इस खुसरो ने मित्रों क्या किया? शासक बनने के लिए, खुसरो ने शासक बनने के लिए अपने पिता जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया मित्रों? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया मित्रों? विद्रोह कर दिया। अब जब खुसरो ने इसका विद्रोह किया, खुसरो ने, तो इस समय खुसरो का साथ किसने दिया? हाँ, सिखों का एक गुरु था ना, सिखों का पांचवा गुरु कौन था मित्रों? अर्जुन देव। सिखों का पांचवा गुरु कौन था? अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने मित्रों इस समय खुसरो का साथ दिया था, खुसरो को आशीर्वाद प्रदान किया था कि तुम ही शासक बनोगे। खुसरो को ये आशीर्वाद दे दिया कि खुसरो आप ही शासक बनोगे। तब इस जहांगीर को जब ये पता चलता है तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या देता है मित्रों? ये इस अर्जुन देव को जहांगीर है मित्रों, जहांगीर है वो लाहौर में फांसी दे देता है। लाहौर में क्या देता है मित्रों? इसे फांसी देता है। किसे मित्रों? इस अर्जुन देव को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था कि आप ही है वो आगे जाकर शासक बनोगे। इसका पता जब जहांगीर को चलता है कि अर्जुन देव है मेरे विरोध में बोल रहा है, तो अर्जुन देव को है लाहौर में फांसी दी थी। किसने मित्रों? इसी जहांगीर ने। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके बाद में खुसरो को भी आगरा कैद में डाल दिया था। अब मित्रों तो जहांगीर की पत्नी थी कौन? मानबाई। कौन थी मित्रों? मानबाई। अब ये जहांगीर है या जो सलीम है मित्रों, ये है अफीम का बहुत ज्यादा सेवन करता था। कौन? ये जहांगीर है अफीम का बहुत ज्यादा सेवन करता था। हाँ, या मदिरा का है, जो नशे में रहता था। और इससे तंग आकर, जहांगीर से तंग आकर मानबाई ने अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर, अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। हाँ बिल्कुल मानबाई को पुत्रहंता कहते हैं। पंकज गिरी जी, सही बात है आपकी, मानबाई को पुत्रहंता भी कहते हैं। तो मानबाई है वो जहांगीर से नाखुश थी, सलीम से। सलीम है वो अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करता था, विलासी प्रवृत्ति का हो गया था। इससे दुख होकर, इससे तंग आकर मानबाई ने अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर क्या कर ली मित्रों? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है। हाँ, ये तो हम मानबाई की, जहांगीर की बातें कर रहे थे मित्रों। बात हमारा जो शासक था वो क्या था? भगवंत दास। ये हम इंडियन हिस्ट्री में चले गए थोड़ी सी, कोई बात नहीं। जो अब भगवंत दास है, इसके शासनकाल की बातें कर रहे थे। अब जो भगवंत दास है मित्रों, एक तो इस भगवंत दास ने 1568 में जो चित्तौड़ का तीसरा साका था, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका, चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में ये उपस्थित था। किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर के साथ चित्तौड़ दुर्ग का जब तीसरा साका हुआ था मित्रों, 1568 में हुआ था, 23 फरवरी। उस समय इसे अकबर ने वहां पर कत्लेआम का आदेश दिया था। 30,000 लोगों का कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम है इस भगवंत दास के कहने पर किया था। भगवंत दास ने कहा था कि यहाँ पर आप है कत्लेआम करो, क्योंकि जो मेवाड़ के शासक थे घुइलवंशी, वो इन आमेर वालों को अपने से नीचा समझते थे। वो कहते थे कि आमेर वालों, आपको शर्म आनी चाहिए, आप है मुगलों की अधीनता स्वीकार किए यहाँ पर बैठे हो। तो इसलिए जो मेवाड़ के जो शासक थे, प्रताप थे, उदय सिंह थे, इससे पहले जो भी सांगा थे, वो अपने आप को इनसे क्या मानते थे? उच्च मानते थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो भगवंत दास वैसे इनसे नाराज था, तो इसलिए भगवंत दास ने कहा कि आप यहाँ पर कत्लेआम करो। तो भगवंत दास के कहने पर ही मित्रों यहाँ पर है वो कत्लेआम हुआ था। ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो, हम जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तो प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने भेजा था भगवंत दास को भी। तो उसकी चर्चा हम उस पार्ट में कर लेंगे जहां पर महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। ठीक है।
इसके अलावा 1569 है रणथंबोर अभियान। 1569 में रणथंबोर अभियान पर भेजा किसे? इस भगवंत दास को। अकबर ने भगवंत दास को 1569 के रणथंबोर अभियान पर भेजा। किसके विरुद्ध? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। और सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। और इस रणथंबोर अभियान के समय मित्रों इसके साथ कौन था? इसका पुत्र है वो मान सिंह भी इसके साथ था। किसके? भगवंत दास के। इसके अलावा मित्रों 1582 से लेकर 1589 तक 1582 से लेकर 1589 तक पंजाब की सूबेदारी मिली। पंजाब की सूबेदारी मिली 1589 से लेकर 1589 ईस्वी तक इसे पंजाब की सूबेदारी मिली। पंजाब की सूबेदारी, हाँ बिल्कुल गज्जू जी मीणा, ये क्लास डेली रहेगी। हाँ 1582 से लेकर 1589 ईस्वी तक इसे पंजाब की सूबेदारी मिली। इसके अलावा अकबर ने इसे भी मित्रों 5000 की, हाँ अकबर ने इसे भी 5000 की मनसबदारी मित्रों प्रदान की थी। और 1589 ईस्वी में मित्रों भगवंत दास का निधन हुआ था। और भगवंत दास के निधन के पश्चात इसके जो पुत्र थे मान सिंह प्रथम वो शासक बने थे। और उनकी चर्चा मित्रों हम अगले पार्ट में करेंगे। तो एक बार अंतिम पार्ट है भगवंत दास, इसको आप आराम से एक बार समझिए मित्रों। भगवंत दास जिसका कार्यकाल 1573 से लेकर 89 तक था। इसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ किया था। मानबाई को मुगल दरबार में शाह बेगम तथा जहांगीर इसे प्यार से सुल्तान निसा कहता था। ठीक है मित्रों। हाँ इसके बाद में मानबाई और जहांगीर की संतान कौन उत्पन्न हुई? खुसरो। खुसरो ने जब जहांगीर के काल में शासक बनने के लिए विद्रोह कर दिया तो इस समय खुसरो को आशीर्वाद दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया था खुसरो को शासक बनने का। इससे नाराज होकर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या देती थी? फांसी देती मित्रों लाहौर में। ठीक है। इसके बाद में देखो भगवंत दास है वो 1568 में चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ वहां पर है वो उपस्थित था। इसके अलावा अकबर को उसने कत्लेआम के लिए आदेश भी दिया था। 1569 में रणथंबोर अभियान में सुरजनहाड़ा के विरुद्ध गया था कौन मित्रों? भगवंत दास। और सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करवाया था। 1582 से 89 ईस्वी तक पंजाब की सूबेदारी मिले थे किससे मित्रों? भगवंत दास को। 1589 में भगवंत दास की जैसे मृत्यु होगी उसके पुत्र थे मान सिंह प्रथम वो शासक बनेंगे। ठीक है मित्रों। तो ये कौन सा हो गया? भगवंत दास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप धैर्य के साथ क्लास लेते रहे। इसी प्रकार मित्रों जो इतिहास है उसकी क्लास का आनंद उठाते रहिए। 12 बजे कल वापस हम हाजिर होंगे मित्रों। सभी मित्र तैयार रहना। 12 बजे आपकी क्लास किसकी होगी? मेवाड़ के इतिहास की। और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा चल रहा है हमारा। कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है उनका अध्ययन करेंगे। और कुंभा के बाद में जो शासक बने थे उनके पुत्र रायमल बने।